हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खालिस्तानी वामपंथी समूह और छात्र गुट और भी कई समूहों को लेकर G20 समिट में दिल्ली पुलिस के रडार पर है ये संगठन। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी G20 का करेंगे बड़ा आगाज। और साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर दुनिया को एक झटके में तबाह कर सकता है बाइडेन का ये फुटबॉल, भारत आ रहा प्रलय का हथियार। जी हां दोस्तों, आ क्या रहा, आ चुका है, बताएंगे आपको खबर। साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत से बिगड़े रिश्तों के बीच हिंदू और सिख तीर्थ यात्रियों को लुभाने की कोशिश में लगा है पाकिस्तान, बताएंगे क्या है मुद्दा। और साथ ही बताएंगे जहां राहुल या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, इस सर्वे के नतीजे ने चौंका दिया सबको। दोस्तों एक एक करके सारी जानकारियां आज आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत की साख प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रही है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां G20 समिट को लेकर दिल्ली पुलिस के रडार पर है ये संगठन, खालिस्तानी संगठन, वामपंथी समूह और छात्र गुट और भी कई गुट। जी हां, नई दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन जैसे ग्लोबल इवेंट आंदोलनकारियों के लिए अपनी ताकत दिखाने का मौका होते हैं। अतीत में भी कई देशों में इस तरह के सम्मेलन प्रदर्शनों के गवाह बने हैं। इसी को ख्याल में रखते हुए भारत सरकार और दिल्ली पुलिस ने ऐसी किसी संभावना को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में 22 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को खतरा माना गया है। G20 समिट की साइबर सिक्योरिटी को लेकर खास रणनीति बनाई गई है। जी हां दोस्तों, इस छोटे से इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की जाए। भारत से बिगड़े रिश्तों के बीच हिंदू और सिख तीर्थ यात्रियों को लुभाने की कोशिश में लगा पाकिस्तान। जी हां, भारत संग रिश्तों में आई खटास के बीच पाकिस्तान हिंदू और सिख श्रद्धालुओं को लुभाने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार की तरफ से इस पर बयान आया है। पाकिस्तान के कार्यकारी धार्मिक मामलों के मंत्री अनीक अहमद ने बताया कि पाकिस्तान ने कुछ कदम उठाए हैं जिससे वहां पहुंचने वाले हिंदू और सिख श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा किया जा सके। मंत्री ने माना कि दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में आई खटास की वजह से कम लोग वहां पहुंच रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब वहां अगले साल तक चुनाव होने की संभावना है। इस बीच केयर टेकर सरकार देश की जिम्मेदारी संभाल रही है। अनवार उल हक काकड़ पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम है। अनीक अहमद ने ये बातें इक्वेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड यानी EPTB के दौरे के वक्त कही। EPTB देश में अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थानों की देखरेख करता है। अहमद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है उसके तहत 7500 सिख और 1000 हिंदू तीर्थ यात्री हर साल पाकिस्तान जा सकते हैं। अहमद ने कहा कि दोनों सरकारों के बीच जिस संख्या पर समझौता हुआ है पिछले कुछ सालों में उसकी तुलना में कम लोग आ रहे हैं। हम भारत से आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में ऐसे 2 कार्यक्रम होते हैं जिनमें भारत से सिख तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। पहला बाबा गुरु नानक जन्म जयंती और बैसाखी मेला। इनके लिए भारत से पिछले साल करीब 5000 सिख पाकिस्तान पहुंचे थे। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो भारत से बिगड़े रिश्तों के बीच हिंदू और सिख तीर्थ यात्रियों को पूरे तरीके से लुभाने की कोशिश में लगा हुआ है पाकिस्तान। आगे आपको बताएंगे दोस्तों, एक तरफ वो हिंदू और सिखों को मनाने में लुभाने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर क्या अत्याचार कर रहा है। दोस्तों क्या है इससे जुड़ी बड़ी खबर आगे आपको बताएंगे इसी में। साथ ही साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां नेपाल भाग्यशाली है, उसके पास भारत जैसे पड़ोसी। जी हां, ये हम और भारत का कोई सांसद या सदस्य नहीं, विदेशी मंत्री सऊद ने तारीफ में पड़े हैं कसीदे। बता दें नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद ने भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नेपाल किस्मत का धनी है कि उसके पास भारत जैसा पड़ोसी है जिन्होंने हिमालयी राष्ट्र और उसके लोगों के विकास में योगदान दिया है। इससे पहले विदेश मंत्री ने पूर्वी नेपाल में निर्मित हिमालय किरण पब्लिक कैंपस की एक नई इमारत का उद्घाटन किया। इस दौरान भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी मौजूद थे। इमारत के निर्माण के लिए भारत ने 3.7 करोड़ नेपाली रुपए की मदद मुहैया कराई थी। सऊद ने कहा कि यह गर्व की बात है और नेपाल भाग्यशाली है कि उसके पास भारत जैसा पड़ोसी देश है जिन्होंने नेपाल और उसके लोगों के विकास में योगदान दिया है। मैं नेपाल के विकास प्रयासों में भारत से निरंतर समर्थन की उम्मीद करता हूँ। एक तरफ दोस्तों चीन है जो भारत के खिलाफ नेपाल को भड़का रहा, दूसरी तरफ नेपाल के विदेश मंत्री हैं जो गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनके पास भारत जैसा पड़ोसी है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस मुद्दे पर नेपाल को थैंक यू जरूर कहिएगा। साथ ही साथ चीन जिस प्रकार से नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक होगा, क्या कहना है, कमेंट में भारी मात्रा में बताइएगा लिखकर। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की आज हो रही मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता में इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी हां, बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज नई दिल्ली आ रहे हैं। आज ही
ही उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होनी है। दोनों देशों के बीच आज शाम द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। इस वार्ता में भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिए जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, दोनों नेताओं के स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा जैसे क्षेत्रों में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने की उम्मीद है। इसके साथ ही वे इस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं कि दोनों देश विश्व की कुछ गंभीर चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के शुक्रवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ भी अलग अलग द्विपक्षीय बैठक करने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो बाइडेन की, जहां दुनिया को एक झटके में तबाह कर सकता है बाइडेन का ये फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, वो भी बाइडेन के साथ में भारत आ रहा है। जी हाँ, वो अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान एयरफोर्स 1 से नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत पहुंचने पर उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन नई दिल्ली में अपनी हाई सिक्योरिटी वाली द बीस्ट कार की सवारी करेंगे। उनके साथ अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल भी भारत आ रहा है। फुटबॉल कहे जाने वाले इस बैग से परमाणु हमले का आदेश दिया जा सकता है। ये न्यूक्लियर फुटबॉल हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति के आसपास रहता है। हालांकि शांति काल या किसी विदेशी दौरे के वक्त इसे आम लोगों की नजरों से बचाकर रखा जाता है। दोस्तों, आखिर ये न्यूक्लियर फुटबॉल क्या होता है तो आपको बता दें, न्यूक्लियर फुटबॉल उस ब्रीफ केस को कहा जाता है जिसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी वक्त परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। इस ब्रीफ केस में परमाणु हमले की मंजूरी देने वाले कंप्यूटर कोड्स और कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। इसका वजन करीब 20 किलो होता है। इसमें परमाणु हमले और निशाने की पुष्टि के लिए एक बिस्किट जैसा कार्ड भी होता है। इस कार्ड पर परमाणु हमले की मंजूरी देने के लिए कोड लिखे होते हैं और इस कार्ड का आकार 3 से 5 इंच का होता है और इस बिस्किट के आकार के कार्ड में 5 अलार्म लगाए जाते हैं ताकि अगर ये गलती से कहीं खो जाए तो उसे आसानी से ढूंढा जा सके। हालांकि इसकी नौबत कभी नहीं आती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस ब्रीफ केस के अंदर एक एंटीना लगा होता है जो कम्युनिकेशन डिवाइस को दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस से कनेक्ट करके रखा होता है ताकि इमरजेंसी में कनेक्टिंग की प्रॉब्लम ना हो पाए। बहरहाल दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर आसियान समिट में हिस्सा लेने के बाद वापस दिल्ली पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अब G20 को लेकर करने वाले हैं बड़ी तैयारी। साथ ही साथ बता दें, भारत और इंडिया विवाद पर चीन को लगी तगड़ी वाली मिर्ची, बिना किसी नसीहत के देने लगा ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, कहा कि देश में कई और भी जरूरी मुद्दे हैं। इसके अलावा बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिनों तक चलने वाले G20 सम्मेलन से ठीक पहले देश में इंडिया और भारत के नाम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आप सभी जानते ही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 के लिए आयोजित डिनर को लेकर भेजे गए निमंत्रण पर इंडिया की बजाय भारत का जिक्र किया गया। इसके बाद से ही मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चाएं होने लगी है। इंडिया अब भारत के नाम से ही जाना जाएगा। नाम को लेकर चल रही बहस के बीच पड़ोसी देश चीन को मिर्ची लग गई। चीनी सरकार के लिए प्रोपेगेंडा चलाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल में लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि भारत और इंडिया मुद्दे के अलावा भी भारत देश में कई अन्य अहम मुद्दे हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आर्टिकल की शुरुआत में कहा गया है कि ऐसे समय में जब वैश्विक ध्यान आगामी G20 शिखर सम्मेलन पर केंद्रित है, नई दिल्ली दुनिया को क्या व्यक्त करना चाहती है। जब दिसंबर 2022 में भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की साल भर की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और एक्शन ओरिएंटेड होगी। स्पष्ट रूप से भारत अपनी G20 अध्यक्षता का इस्तेमाल देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए करना चाहता है और इसी लेख के जरिए चीन ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है। दोस्तों, उसने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और डेवलप्ड बनने की ओर अग्रसर है और जल्द ही भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा कर लेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चाइना ने भारत की तारीफ भी की है, लेकिन इंडिया भारत वाले मुद्दे पर बता दिया है कि इसके अलावा भी देश में अहम मुद्दे बचे हुए। बहरहाल दोस्तों, भारत ने चीन से कोई ज्ञान तो नहीं मांगा, कोई नसीहत नहीं मांगी, लेकिन अपने आप ही चाइना भारत को ज्ञान देने चला है। जो LAC पर शांति तक नहीं देखना चाहता वो यहाँ ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या जवाब होगी चाइना को, कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, ताकि हर कोई खबर के जरिए, कमेंट के जरिए इनको जवाब दे सके। बात करें अगली बड़ी खबर की, इसी से जुड़ी, जहां इंडिया भारत विवाद में सियासी घमासान के बीच अब यूनाइटेड नेशन का बयान आया है, वो भी आपको बता दें। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको लेकर अपना बयान दिया है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के डिप्टी स्पोक्स पर्सन फरहान हक ने कहा कि अगर उन्हें नाम बदलने का रिक्वेस्ट आता है तो वो इस पर विचार जरूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने तुर्की का उदाहरण दिया। जब फरहान हक से ये सवाल पूछा गया कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब हमारे पास नाम बदलने का अनुरोध आएगा तब हम इस पर विचार करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि तुर्की ने पिछले साल नाम बदलने का रिक्वेस्ट दिया था, उसने तुर्की से तुर्की करने का अनुरोध किया था, हमने इस पर विचार किया। अब ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको,
को क्या इंडिया के नाम को बदलकर भारत कर ही देना चाहिए अब, या बिल्कुल नहीं? देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म की हद हुई पार, अपहरण खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कईयों के फोड़े गए सिर। बता दें पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान के गंग शाद और काशमोर क्षेत्र में डकैतों द्वारा फिरौती के लिए अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों विशेषकर व्यापारियों के अपहरण के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान बुधवार को पुलिस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की लाठियों से उनके सिर फूट गए, चीख पुकार मच गया और लोग लूहलुहान होकर सड़कों पर गिर पड़े। अब तक अगवा किए गए हिंदू लोगों में से केवल जगदीश कुमार, जयदीप और डॉक्टर मुनीर नाइच को ही बरामद किया गया है। अपहरण की घटनाओं के विरोध में आज कंदकोट शहर और काशमोर में 5वें दिन भी पूर्ण बंद रहा और नवाब शाह, नौशहर फिरोज राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्करंद, नूरीबाद, काजी अहमद और गंगशवाद के अन्य शहरों में प्रदर्शन हुए। जी हाँ दोस्तों, धरने के कारण 5वें दिन भी यातायात बाधित रहा, जिससे माल ट्रांसपोर्टरों को लाखों का नुकसान हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काचा इलाके से डाकुओं का सफाया करने के लिए सैन्य अभियान चलाने की मांग की। जब प्रदर्शनकारी डकैतों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठी चार्ज किया और अल्पसंख्यक समझकर उनकी क्या हालत की होगी दोस्तों, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। हम आपको पिक्चर भी नहीं दिखा सकते क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ है। बहरहाल आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और दूसरी तरफ हिंदू और सिखों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती ही है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के चित्राल पर हमारा कब्जा हुआ, टीटीपी आतंकियों का सबसे बड़ा दावा, पाकिस्तानी सेना ने टेक डाले घुटने। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान से लगे चित्राल जिले पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के आतंकियों ने कब्जे का दावा किया है। टीटीपी ने एक बयान जारी करके दावा किया है कि उसने चित्राल जिले को अपने नियंत्रण में यानी कंट्रोल में ले लिया है। इसमें कहा गया है कि चित्राल में हजारों की तादाद में टीटीपी आतंकी मौजूद है और पिछले 2 दिनों से पाकिस्तानी सेना के साथ भीषण लड़ाई जारी है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही है कि कई पाकिस्तानी सैनिकों का अपहरण कर लिया गया है। टीटीपी ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या का दावा किया है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि भी की है। इस अभियान के दौरान उन्हें चित्राल के लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तानी सेना के झूठे और आधारहीन दुष्प्रचार की पुरजोर निंदा करती है। उसने कहा कि लोग पाकिस्तान के अन्याय से ऊब गए हैं और वे पाकिस्तान के अन्य इलाकों में भी इसी तरह के सफल अभियान को चलाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों एक खबर की बात करें, जहां अगले 2 से 3 साल में चीन को पछाड़ देगा अपना भारत। एलएसी पर चल रही सबसे बड़ी तैयारी, लेफ्टिनेंट जनरल ने दी बड़ी जानकारी। बता दे चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तेजी से निर्माण कार्य करने में जुटा है, लेकिन अब भारत भी पीछे नहीं है। एलएसी पर चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। ज्ञात हो कि जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव है। पूर्वी लद्दाख में कुछ बिंदुओं पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच 3 साल से अधिक समय से टकराव है, जबकि दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। जी हां, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने गुरुवार को कहा है कि भारत अगले 2 से 3 वर्षों में चीन को पछाड़ देगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा के 3488 किलोमीटर के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर आदित्य L1 ने पृथ्वी और चंद्रमा की ली सेल्फी। वीडियो में देखे चांद और धरती का अद्भुत नजारा। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वीरवार को देश के पहले सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 में लगे कैमरे द्वारा ली गई अंतरिक्ष यान की सेल्फी और पृथ्वी तथा चंद्रमा की तस्वीरें जारी की हैं। आदित्य L1 द्वारा ली गई ये पहली तस्वीरें हैं। लक्षित कक्षा में पहुंचने के बाद ही अंतरिक्ष यान जमीन पर स्थित स्टेशन को विश्लेषण के लिए हर रोज 1440 तस्वीरें भेजेगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के लिए रवाना हुए। आदित्य L1 ने सेल्फी ली और पृथ्वी तथा चंद्रमा की तस्वीरें ली। तस्वीरों में विजिबल एमिशन लाइन, कोरोनोग्राफ और सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजर उपकरण दिखाई देते हैं, जैसा कि 4 सितंबर 2023 को आदित्य L1 पर लगे कैमरे द्वारा देखा गया था। इसरो ने कैमरे द्वारा ली गई पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें भी साझा की हैं। VELC आदित्य L1 का प्राथमिक उपकरण है जो बेंगलुरु स्थित भारतीय तारा भौतिक संस्थान यानी IIA द्वारा बनाया गया है। दोस्तों आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ऐसी ही एक खबर है जहां भारत की राह पर चला जापान। लॉन्च किया चंद्रयान स्लिम, कैसे बनते हैं आकाशीय पिंड, अब खुलेगा रहस्य। जी हां दोस्तों, जापान ने गुरुवार को घरेलू H2A रॉकेट पर अपना चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, जिससे
अगले साल की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश बनने की उम्मीद है। जापान ने वीरवार को एक एक्सरे दूरबीन ले जाने वाला रॉकेट प्रक्षेपित किया जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां ईरान और सऊदी अरबिया को लेकर बड़ी खबर। इस्लामी क्रांति शिया सुन्नी विवाद को भुलाकर दो दुश्मन बने दोस्त। बता दे ईरान और सऊदी अरब में एक बार फिर रिश्ते सुधर गए हैं और दोनों देशों ने अपने राजदूत एक दूसरे के यहाँ भेजे हैं। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि उनके राजदूत अब्दुल्ला बिन सऊद अल अंजी तेहरान पहुंच गए हैं। इसी साल मार्च ने दोनों देशों के बीच सुलह कराई, जिसके बाद अमेरिका की चौधराहट पर संकट के बादल मंडराने लगे। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी भी कई मतभेद हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से तनावपूर्ण रहे हैं, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों देशों के बीच मामला बिगड़ना 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद शुरू हुआ, जब ईरानी क्रांति ने संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी सहयोगी ईरान के शाह को उखाड़ फेंका। इसने 2500 वर्षों से चल रहे शाह के शासन को समाप्त कर दिया और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। चलते अगली खबर की तरफ, जहां श्रीलंका के पूर्वी राष्ट्रपति गोटाबाया ने यूके चैनल के आरोपों को किया खारिज। कहा ये दावे बिल्कुल बेतुके हैं। जी हां, श्रीलंका में 2019 के सिलसिलेवार धमाकों को लेकर एक ब्रिटिश चैनल ने श्रीलंका के अपदस्थ राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर कई आरोप लगाए थे। वहीं अब राजपक्षे ने गुरुवार को चैनल के सभी दावों को खारिज कर दिया और उन्होंने रिपोर्ट को झूठ का पुलंदा करार दिया। श्रीलंका में 2019 के सिलसिलेवार धमाकों में करीब 270 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे। ब्रिटेन के एक चैनल ने मंगलवार को श्रीलंका ईस्टर बॉम्बिंग्स डिस्पैचेस शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी, जिसमें 2019 में ईस्टर पर हुए आत्मघाती बम धमाकों को अंजाम देने में कुछ सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता और मिलीभगत का आरोप लगाया था। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि हमला राजपक्षे बंधुओं के पक्ष में राजनीतिक माहौल बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से किया गया है, जिसके बाद दोस्तों राजपक्षे का बयान आया है और इस दावे को पूरे तरीके से बेतुका, बेसलेस बताया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सऊदी रशिया ने मिलकर लिया एक ऐसा फैसला, अमेरिका होगा नाराज, भारत की भी बढ़ेगी चिंता। दरअसल वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सऊदी अरब और रशिया ने मिलकर एक बार फिर से तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है। मंगलवार को दोनों देशों ने इस साल के अंत तक कच्चे तेल का उत्पादन 13 लाख बैरल कम करने पर सहमति जताई। सऊदी और रशिया की इस घोषणा के साथ ही वैश्विक तेल बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिली है। समाचार एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और रशिया की तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। पिछले साल नवंबर के बाद से ब्रेंट क्रूड की कीमत कभी इतनी ऊपर नहीं गई थी। सऊदी रशिया के इस कदम से वैश्विक बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां राहुल गांधी या पीएम मोदी जी, इस सर्वे के नतीजे ने चौंका डाला। 56% लोगों ने बताया है प्रधानमंत्री की पहली पसंद कौन है उनके लिए। बता दें 2000 लोकसभा चुनाव इलेक्शन की तैयारियों के बीच देश में समय से पूर्व चुनाव को लेकर भी चर्चा तेज है। इसी सोच के साथ अभी से सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। दो बड़े गठबंधन में एनडीए का पीएम फेस तय है, तो वहीं 2024 के लिए एक साथ आई विपक्ष की इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस जारी है। ऐसे में अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी और पीएम मोदी में किसी एक को डायरेक्ट पीएम चुनने के लिए कहा जाए तो आप किसे पसंद करेंगे? इस सवाल पर पोल ऑफ पोल्स ने बीते 2 सर्वे का आकलन किया है। आखिर इसमें किसको कितना पसंद किया गया आपको बता दे। पोल ऑफ पोल्स में 2 सर्वे में एक पैन इंडिया सी वोटर सर्वे है जिसके नतीजे मई के आखिरी में जारी किए गए थे, जबकि दूसरा इंडिया टीवी का सर्वे है जिसके नतीजे अगस्त में जारी हुए हैं। दोनों सर्वे के आंकड़े की बात करें तो भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय विकल्प के रूप में चुने गए, जबकि दूसरे नंबर पर राहुल गांधी की लोकप्रियता में पिछले सर्वे की तुलना में इजाफा देखा गया। पीएम चेहरे के सवालों पर क्या है जनता की राय, आपको बता दें कि सवाल ये था कि मोदी और राहुल के बीच डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में कौन है आगे। सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि अगर सीधे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच अगला पीएम चुनना हो तो किसे चुना जाएगा, यह दूसरा सवाल था, जिस पर 56% उत्तरदाताओं ने पीएम मोदी को अगले प्रधानमंत्री चुना, जबकि 35% लोगों ने वायनाड सांसद राहुल गांधी को अपना वोट दिया। हालांकि दोस्तों छोटा सा सैड पार्ट यह है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता में पहले से कुछ कमी अवश्य आई है, जबकि पूर्व कांग्रेस प्रमुख को अधिक लोगों ने पसंद किया है, लेकिन विजेता इस सर्वे के अनुसार अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम सर्वे करना चाहें आपके माध्यम से कमेंट के जरिए, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कौन होगा 2024 लोकसभा चुनाव का अगला प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या पीएम मोदी? देखते हैं भारत की जनता अब इसका क्या जवाब देती है। दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर सत्ता के परजीवी क्या मिटाएंगे सनातन। सीएम योगी
योगी ने कहा औरंगजेब और बाबर भी नहीं मिटा पाए तो तुम क्या चीज हो। जी हाँ, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि की सनातन धर्म को लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच रार छिड़ा हुआ है। एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा हमला किया है। सीएम योगी ने कहा कि जो सनातन रावण और कंस नहीं मिटा पाए, औरंगजेब और बाबर भी नहीं मिटा पाए, उस सनातन को सत्ता परजीवी क्या मिटाएंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सत्य और सात्वत है। सीएम योगी लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए ही उदयनिधि के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं पर हमले किए। सीएम योगी ने कहा कि आज का समय जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, तो बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। वैश्विक मंच पर भारत जिस नए अवतार में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर आप भी योगी जी के बात से पूर्णतः सहमत है तो कमेंट में योगी को लेकर लॉन्ग लिव योगी जी कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां G20 समिट को लेकर निजी संस्थानों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने जारी कर दी एडवाइजरी। बता दें, G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसी बीच G20 समिट के मद्देनजर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी किया। इस परामर्श में कारपोरेट एवं निजी संस्थानों को 8 सितंबर को घर से काम करने का सुझाव दिया गया। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक शनिवार और रविवार को नई दिल्ली में होने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मेहमानों को गीता का ज्ञान देगा खास AI ऐप। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर आप भी चाहते हैं कि G20 समिट भारत जिस प्रकार से उसकी अध्यक्षता कर रहा है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए, तो कमेंट में दोस्तों भारत सरकार को इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। और खास करके मोदी जी को लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाईचारों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए